दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अपना सीरीज चल रही है भारत का संविधान की। कौन सा है? भारत का संविधान। आज क्लास नंबर अपनी 6 नंबर क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। थ्योरी की क्लास चल रही है और आज क्लास है 6 नंबर क्लास है। आज की क्लास में बात करें हम अपने भाग नंबर करेंगे 3। भाग नंबर 3 मूल अधिकार अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक बात करेंगे। भाग नंबर 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमसे नए जुड़े हों, पहली बार देख रहे हों, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और छोटा सा काम है एक और शेयर और कर देना। क्योंकि अगर व्यूज़ बनते हैं, अच्छे व्यूज़ देखते हो आप, लाइक्स आते हैं, तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं भी अच्छी क्लास देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आप मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन कराना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। कैसे लंबी होगी? करीबन 2-2.5 घंटे के बीच में आराम से क्लास होगी, क्योंकि अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद को पूरी डिटेल से मैंने समझाया है। ठीक है, आराम से समझाऊंगा, पूरी डिटेल से आराम से समझाऊंगा। थोड़ी क्लास लंबी होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप देखते हो तो पूरी क्लास देखना, तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो क्लास थोड़ी सी लंबी तो होगी, लेकिन अच्छी होगी क्लास। ठीक है, थ्योरेटिकल डाटा बहुत बढ़िया है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। चलिए पहले बात करते हैं, आज क्या टॉपिक है? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग नंबर 3। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद होता है 12 से। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य, अगर संविधान की बात करें तो संविधान में राज्य किसको बोलते हैं? अगर संविधान की भाषा में बात करें तो राज्य बोलते किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं अपने राज्य भारत को, यानी देश को राज्य बोलते हैं, न कि एक राज्य को बोलते हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा मतलब देश की परिभाषा। ठीक है, और राज्यों की विधायिका व कार्यपालिका, संघ की विधायिका व कार्यपालिका। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? मतलब इसमें देश की बात कर रहा है, राज्य की परिभाषा, संघ विधायिका व कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका व कार्यपालिका और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ये अनुच्छेद अपने आता है अनुच्छेद 12 के अंदर। मेनली एक ही पूछा जाता है, राज्य की परिभाषा किस में आती है? अनुच्छेद 12 के अंदर आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद है नंबर 13। अनुच्छेद नंबर है 13 की बात कर लेते हैं। ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के से असंगत है, वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। संविधान पूर्व के कानून के लिए। मतलब क्या है? संविधान पूर्व के कानून के लिए। समझना बात को। ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह असंगति सीमा तक शून्य होगी। ठीक है, संविधान पूर्व के कानून के लिए, जो मतलब संविधान में पूर्व के कानून बने गए हैं, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगर वो पहले असंगत है तो असंगति होगी, अगर संगत है तो संगति होगी। अगर कोई भी कानून हो, कोई विधि हो, कोई भी नियम हो। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 13(2) के अंदर बात करते हैं। 13(2) के अंदर बात करते हैं। 13(2) में क्या लिखा गया है? 13(2) में यह बताया गया है कि संसद यदि कोई कानून पारित करती है तो जो कि वह मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा तक शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर संसद कोई कानून बनाती है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा तक ही शून्य होगा, बाद में वो कानून लागू होगा। और संविधान पश्चात के कानून के लिए होगा। ठीक है, संविधान पश्चात के कानून के लिए मतलब बाद में वो लागू होगा। उसके मूल अधिकार हैं, वहां तक ही वो असंगत होगा और बाकी समय में लागू होगा। चलिए इसमें हो गया है। इसमें और क्या है? कोई भी विधि मूल अधिकारों से में कटौती नहीं कर सकती है। कोई भी विधि मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। मतलब अपन जितनी बार मूल अधिकार हैं उनको कोई भी काट छाट नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं अपने 13(3) की बात करते हैं। 13(3) में क्या लिखा है? अनुच्छेद है 13(3), विधि को परिभाषित किया गया है। 13(3) में क्या है? विधि को
परिभाषित किया गया है, कौन सी विधि है, किस बारे में बताया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें संसदीय अधिनियम, अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के अधिनियम, सरकारी आदेश, इन सबको विधि के अंदर रखा गया है। क्या क्या है विधि के अंदर? विधि को परिभाषित किया गया है। विधि में क्या क्या है? संसदीय अधिनियम, अध्यादेश ये विधि में है, राज्य विधानमंडल ये विधि में है, राज्य विधानमंडल के अधिनियम ये विधि में है, सरकारी आदेश विधि में है, इन सबको विधि के अंदर रखा गया है। और इसमें क्या है? विधि को परिभाषित किया गया है 13(3) के अंदर। रूढ़ि प्रथा, नियम, विनियम, अधिसूचना ETC मतलब आदि को शामिल किया गया है। इसमें रूढ़ि प्रथा, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि को शामिल किया गया है। ये बात थी 13(3) अधिनियम, 13(3) अनुच्छेद में। चलिए आगे करते हैं। इसमें आता है एक ग्रहण का सिद्धांत है। ग्रहण का सिद्धांत कौन सा है वो भी चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत क्या कहते हैं? यदि कोई संविधान पूर्व कानून मूल अधिकारों से असंगत है, यदि कोई संविधान पूर्व कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है। लेकिन कालांतर में संसद मूल अधिकारों में संशोधन करती है और इसमें असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून पुनः जीवित हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है इसका ग्रहण सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है जो संविधान बनाया उसमें अपने नियम बना दिए, अगर वो असंगत है यानी वो नियम लागू नहीं होते तो वो लागू नहीं होंगे। अगर अभी जो नियम बन रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान संशोधन हो रहे हैं, जो नियम बन रहे हैं उस पर सरकार संशोधन कर सकती है, उनको दूर कर सकती है, उनको पुनः जीवित कर सकती है। ठीक है, ये कहता है ग्रहण का सिद्धांत कहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है उसकी बात कर लेते हैं। 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 में बात करते हैं विधि का शासन। 14 में क्या है? विधि का शासन। विधि का शासन दो भागों में बांटा गया है, विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण। विधि का शासन है वो दो भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण, इसकी बात की गई है। ठीक है, इसमें बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। विधि के समक्ष क्षमता क्या है? भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून सर्वोपरि है। कानून क्या है? सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है तथा कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति, भारत में विधि का शासन है अर्थात कानून सर्वोपरि है, कानून सबके लिए समान है, कानून के सामने ना कोई व्यक्ति छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी एक समान है। ठीक है, ये क्या है? विधि के समक्ष समता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बात की गई है? आगे बात की है यह विधि की शासन की नकारात्मक व्याख्या है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि की शासन की नकारात्मक व्याख्या है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्या थी? विधि के समक्ष क्षमता, और अब क्या है? विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण में क्या लिखा गया है? विधि के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा। मतलब विधि के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा। ठीक है, इसमें ये बात की गई है। और उसमें क्या था? कानून सभी के लिए समान है, कोई कानून से बड़ा नहीं है, छोटा या बड़ा सभी एक समान है, कानून के समान। और इसमें क्या है? विधि के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा। इतनी सी बात है किसमें? अनुच्छेद 14 में, विधि का शासन में। यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या USA से ली गई है। और वो कहाँ से थी? नकारात्मक थी, ये सकारात्मक, वो नकारात्मक थी। ये कहाँ से? ब्रिटेन से। और ये कहाँ से? USA से। आई थिंक मैंने आपको 2 अनुच्छेद कंप्लीट करवा दिए। 13 में 1, 2, 3 थे और इसमें 14 में विधि के समान संरक्षण यानी विधि का शासन, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से डिटेल से कराऊंगा, पूरे अनुच्छेद एक एक अनुच्छेद कराऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा अनुच्छेद छोड़ूंगा नहीं जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 के। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में यह लिखा गया है राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग,
राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 की बात है। 15(1) में लिखा गया है राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद करते हैं 15(2) की बात करते हैं। निजी संस्था 15(2) में लिखा गया है निजी संस्था होटल भोजनालय सार्वजनिक कुएं बावड़ी मंदिर आदि पर धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या लिखा है निजी संस्था होटल भोजनालय सार्वजनिक कुएं बावड़ी मंदिर आदि में धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये किस में लिखा है 15(2) में लिखा है। ठीक है, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये। अब करते हैं 15 अनुच्छेद है, वो 5 तक है। मैं आपको 500 के 500 थ्योरी आराम से बताऊंगा। ठीक है, 2 आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे 15(3) की बात करते हैं। 15(3) में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। 15(3) में ये लिखा है राज्य यदि महिलाओं व बच्चों का कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। राज्य यदि महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। ये 15(3) में लिखा गया है। राज्य में मतलब यदि महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी योजना बना सकती है, किसके आधार पर? ठीक है, इनके आधार पर। अनुच्छेद 15(3) में ये लिखा गया है। 15(4) में क्या लिखा है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कानून बना सकता है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अलग से कानून बना सकता है। ये 15(4) में लिखा गया है। ये 15(4) में लिखा गया है। चलिए 15(5) में क्या लिखा गया है 15(5) में ये लिखा गया है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर आरक्षित किए जा सकते हैं। मतलब क्या सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों के स्थान आरक्षित कर सकता है। मतलब कोई भी पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उनके लिए जो वर्ग है उनको सुधारने के लिए शिक्षा संस्थान है उनको स्थान दे सकता है, आरक्षित कर सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं वो भी देख लेते हैं। 15(5) के अंदर सरकारी व निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का आरक्षण हो सकता है। सरकारी व निजी मतलब सरकारी व प्राइवेट दोनों स्थान पर ही शिक्षण संस्थाओं का मतलब आरक्षण हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थाओं का आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का में आरक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक हैं जो लोग अल्प श्रेणी में आते हैं, जिस क्षेत्र का अल्प श्रेणी आता है उसमें आरक्षण नहीं होगा, बाकी स्थानों पर आरक्षण हो सकता है। किसके आधार पर? सामाजिक व शैक्षणिक कि पिछड़े वर्गों के आधार पर हो सकता है। वो किसमें? शिक्षा संस्थानों में। ठीक है, चलिए 15(5) तक आपके आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 16(1) की बात करते हैं। 16(1) में क्या है 16(1) में लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, लोक नियोजन में 16(1) में ये बात लिखा गया है कि लोक नियोजन में राज्य सभी को समान संरक्षण उपलब्ध यानी समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, आगे और देख लें 16(2) में क्या लिखा गया है। 16(2) में ये लिखा गया है लोक नियोजन में धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान लिंग व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान लिंग व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) के अंदर ये बात की गई है। अब 16(3) की बात करते हैं। 16(3) में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है निवास की बाध्यता। 16(3) में क्या लिखा है? निवास की बाध्यता कुछ क्षेत्रों की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है। कुछ क्षेत्रों की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है। ये किसमें है? 16(3) के अंदर बात की गई है। ठीक है, ये 16(3) में बात की गई है। अब बात करते हैं अपने 16(4) की। 16(4) में क्या लिखा है? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं, और वैसे सभी को समान अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, वैसे सभी को समान अवसर उपलब्ध होगा।
चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसी में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। इसमें 16 में 16 तक 4 तक कर लिया, ठीक है 16 4 ए, फिर 16 4 बी, 16 ठीक है 16 5 ये भी कर लेते हैं। ये भी मैंने आपके पूरा मैटर उठाया है, ठीक है, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं छोड़ा जो आपके आने वाला हो, ठीक है। चलिए उसकी बात करते हैं। 16 4 ए की बात करते हैं, 16 4 ए की बात करते हैं। 16 4 ए में क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। 16 4 में ये लिखा गया है पदोन्नति का आरक्षण, पदोन्नति का में आरक्षण। 16 4 ए में लिखा गया है पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अब करते हैं 16 4 बी में। 16 4 बी में 16 4 बी में क्या लिखा गया है, बैकलॉग भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। बैकलॉग भरने के लिए, ठीक है, बैकलॉग या भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। ये 16 4 बी के अंदर बात की गई है। 16 5 में क्या लिखा गया है, धार्मिक संस्थाओं में उसी वर्ग के लिए समान आरक्षण धर्म किए जा सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए समान आरक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अपने 16 5 तक अपने आराम से देख लिया। अब एक छोटा सा केस आता है इसमें, इंदिरा साहनी केस 1992 की बात करते हैं। कौन सा केस आता है, इंदिरा साहनी केस 1992 की बात करते हैं। चलो इस पर और चर्चा कर लेते हैं अपने। इंदिरा साहनी केस 1992 में इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी थी, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% से कर दी थी, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी में क्रीमिलियर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीमिलियर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। क्रीमिलियर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। ये किस में बात है, कौन सा केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस 1992 की बात है, ठीक है। ये इंदिरा साहनी केस 1992 की बात है। उसमें लिखा है कि जो मतलब आरक्षण, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी, इसके अलावा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और ओबीसी क्रीमिलियर है लोग हैं, ठीक है, उनको आरक्षण की लाभ नहीं हो सकता। ये किस में केस है, इंदिरा साहनी केस 1992 की बात है। चलिए अपने करते हैं अपने, हम कर लेते हैं अपने अनुच्छेद, कर लेते हैं 17 नंबर अनुच्छेद। 17 में क्या लिखा गया है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 17 में लिखा है अस्पष्टता का निवारण या अस्पष्टता का अंत, ठीक है, अस्पष्टता का निवारण या अस्पष्टता का अंत, इसमें ये बात की गई है। इसमें यह लिखा गया है, यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। अस्पष्टता का अंत या अस्पष्टता का निवारण, इसमें यह एक पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये क्वेश्चन अनुच्छेद 17 बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पष्टता का अंत या अस्पष्टता का निवारण किस में है, अनुच्छेद 17 में है। इसमें यह पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। जो भी अपवाद होंगे मैं आपको एकदम क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए करते हैं अभी 18 में। अब करते हैं 18 नंबर। 18 में क्या लिखा गया है, 18 में लिखा गया उपाधियों का निराश या अंत, यानी उपाधियों का अंत या उपाधियों का निराश। अब इसमें क्या लिखा गया है, 18 अनुच्छेद 18 में ये बात की गई है, राज्य सेना शिक्षा के अलावा कोई उपाधि मतलब प्राप्त नहीं करेगा। राज्य सेना शिक्षा के अलावा कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। राज्य सेना व शिक्षा के अलावा जो सेना की उपाधि हैं और शिक्षा की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा के डॉक्टर लगते हैं जिनके आगे, ठीक है, इंजीनियर लगता है जिनके आगे, उनके अलावा, और जो सैन्य क्षेत्र में अंदर उपाधियां हैं इसके अलावा कोई उपाधि उपलब्ध नहीं होगी। मतलब जो पढ़ के लगेगी शिक्षा के क्षेत्र में लगेगी, और सैन्य क्षेत्र में, दो ही चीज क्षेत्र में जो उपाधि है अपने नाम की अगर उपाधि लगती है वो लगेगी, इसके अलावा कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिक भी किसी अन्य देश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है। विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता है। वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में किसकी बात है, उपाधियों का अंत या उपाधियों का निराश किस क्षेत्र में लगेगी, सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में, दो ही क्षेत्र में अपने उपाधि है जो अलाउ है, और इसके अलावा कोई उपाधि नहीं है। सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है।
से अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए अब अनुच्छेद 18 आपके आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने 19 की। 19 थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझना, ठीक है। 19 थोड़ा सा अनुच्छेद बड़ा है, आराम से समझना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद है 19। 19 में ए की बात करते 19 ए, फिर इसमें ए लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें वाक एवं व्यक्ति में कौन कौन से आते हैं वो बात करते हैं। एक नंबर पे आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, एक नंबर आता है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरे में आता है विज्ञापन की स्वतंत्रता, तीसरे में आता है चुप रहने की स्वतंत्रता, चौथे में आता है फोन टैप के विरुद्ध अधिकार, फोन टैप के विरुद्ध अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 5 है, इसमें 5 है। और छठे नंबर पर है धरना प्रदर्शन व हड़ताल। धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन अपने हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 ए में 6 में बात की गई है, ठीक है। पहला है वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन, चुप रहने की स्वतंत्रता, फोन टैप करने के विरुद्ध अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और धरना प्रदर्शन और हड़ताल अपने नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 ए में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में बात की गई है। चलिए हम बात करते हैं अपने, ये थोड़ा सा याद कर लेना और आराम से पढ़ लेना, थोड़ा लिख लेना। अगर आपके पास लिख रहे हो तो प्लीज़ लिख लेना, और यदि नहीं याद हो रहा है, अगर नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना जोर, और वैसे पीडीएफ में आपको मैं भेज दूंगा। अब बात करते हैं 19 ए बी की बात करते हैं। 19 ए बी में क्या लिखा है, एक बी में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है सम्मेलन। मतलब क्या है, सम्मेलन शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण भाव से कर सकते हैं, बिना शस्त्र के कर सकते हैं। ये बात लिखी गई है 19 ए बी में लिखी गई है। 19 बी में ये बात लिखी गई है। चल बात करते हैं अपने 19 में। 19 की ए में सी, इसमें क्या है संघ, इसमें क्या है संघ। 19 डी विचरण करने का अधिकार, इसमें क्या है विचरण करने का अधिकार की बात की गई है। आगे बात करते हैं 19 ई आवास, ठीक है। इसमें क्या लिखा है आवास। आगे है एक छोटा सा था 19 एफ, मतलब ये था 6 नंबर था, इसको हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। 300 कै में जोड़ 301 कै में जोड़ दिया गया है। 300 में इसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को हुआ था। 1978 को हुआ था 44वां, और संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। इसमें कौन कौन किस किस की बात की अपने, और इसमें साथ में कौन से हैं आजीविका, साथ में कौन सा है आजीविका। पहला कौन सा है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के, संघ, विचरण करने का अधिकार, आवास, और एक हटा दिया गया है। और लास्ट में कौन सा है आजीविका, ये अपना हटा दिया गया है फिलहाल संपत्ति वाला, और ये है आजीविका। ये अपने 19 में बात की गई थी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 19 की बात करते हैं। 19 में क्या लिखा है वो भी बात कर लेते हैं। 19 में लिखा है, 19 में ये बात की गई है कि राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता, देश की रक्षा, मित्र देशों के समान संबंध के साथ संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, सदाचार, नैतिकता, लोक व्यवस्था, अपराध, उद्दीपन आदि 19 में के प्रतिबंध है। आदि क्या है प्रतिबंध है। कौन कौन से हैं वो भी बात कर लेते हैं। राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता, देश की रक्षा, मित्र देशों के साथ संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, सदाचार, नैतिकता, लोक व्यवस्था, अपराध, उद्दीपन आदि 19 के प्रति प्रतिबंध है, ठीक है। ये सारे क्या है प्रतिबंध है, अपने लागू नहीं हो सकते हैं, जो इसमें 19 के अंदर बात की गई है। चलिए बात करते हैं आगे 19 में क्या लिखा गया है वो भी बात कर लेते हैं। राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था, ठीक है। राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता व लोक व्यवस्था, ये बात की गई है 19 के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। 19 में मतलब उसमें क्या लिखा हुआ था सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के, उसके अंदर ये प्रतिबंध है। राष्ट्र की अखंडता, लोक व्यवस्था, संप्रभुता, इसके अंदर प्रतिबंध है। 19 में क्या था सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के, ठीक है। सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, बगैर लड़ाई के, बगैर हड़ताल के अपने कर सकते हैं। 19 में क्या लिखा गया है राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, ठीक है। राष्ट्र की संप्रभुता,
खंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, ये किस में बात की गई है? ये बात की अपने सी के अंदर 19(1) सी के द्वारा प्रतिबंधित है। 19(c) में क्या लिखा है? संघ लिखा है, संघ में प्रतिबंधित है। राष्ट्र की संप्रभुता, एक खंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता, ये आपके 19(4) में लिखा गया है। 19(4) में प्रतिबंध है 19(1) 3 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 19(5) की बात कर लेते हैं। 19(5) में क्या लिखा है? 19(5) में ये लिखा है, जनसाधारण के हित में, जनजातीय लोगों के हित में, जनसाधारण के हित में और जनजातीय लोगों के हित में, ये बात की गई है 19(5) के अंदर बात की गई है। ठीक है, 19(5) में ये बात की गई है, जनसाधारण के हित में और जनजातीय लोगों के हित में 19(5) में ये बात की गई है। ठीक है, और 19D सी और डी दोनों में प्रतिबंध है। 19D में क्या लिखा है? विचार करने का अधिकार, और 19C में संघ। ठीक है, 19C में संघ। आगे बात करते हैं 19(6) के अंदर क्या लिखा गया है? 19(6) में जनसाधारण के हित में, 19G मतलब आजीविका, जनसाधारण के हित में, ये भी प्रतिबंध है। जनसाधारण के हित में 19(1) मतलब 19(7) के प्रति प्रतिबंध है। ठीक है, अब बात कर ले अपने 19 की। 19 का काफ़ी बड़ा था और ये भी अपने आराम से देख लिया। ठीक है, अभी तक अपने 6 अनुच्छेद करे हैं। 6 के अंदर 5 5 6 6 जो भी थे, मतलब 6 में 6 की बात, 16 की बात करें तो उसमें 5 थे, और 12 13 में बात करें उसमें 5 6 थे, और 19 में भी 5 6, ऐसे करके काफ़ी अनुच्छेद कर लिए हैं, और मैं ऐसे भी आपको थ्योरेटिकल टाइप में कराऊंगा। चलिए अब बात करते हैं 20 में। 20 में क्या लिखा है, इसमें भी बात कर लेते हैं। 20 में क्या लिखा है? 20(1) में क्या लिखा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किस में बात की गई है? ये 20 में बात की गई है। अनुच्छेद 20 में बात की गई है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आगे देखते हैं, आगे क्या है? किसी व्यक्ति को अपराध के समय कानून लागू था उसी तरह सजा दी जाती है। किसी व्यक्ति को अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के द्वारा उसे सजा दी जाती है। बाद में कोई भी कानून पारित होता है, अगर बाद में कोई भी कानून पारित करके सजा दी नहीं दी जा सकती है, अर्थात आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बेसिक तौर पर समझाता हूँ। जब कोई अपराधी अपराध करता है, जिस समय वो कानून लागू होता है, जो कानून चल रहा है उसी के तहत उसको द्वारा सजा दी जाएगी। अर्थात उसको द्वारा अगर उसी टाइम जिस कानून उसने अपराध कर दिया और उसकी तारीखें पड़ रही है, कानून अभी तक सजा नहीं मिलनी बाकी है, ठीक है, और कानून कोर्ट ने, संसद ने क्या किया, कानून और बना दिया, वो कानून क्या है उस व्यक्ति पे लागू नहीं होगा। जिस बंदे ने अपराध किया है, तब अपराध के द्वारा करने के बाद जो कानून होगा और उसे सजा नहीं मिली है तो वो उस पर कानून लागू नहीं होगा। जो पहले भूतपूर्व था वो कानून लागू होगा। जो बाद में अगर उसने अपराध कर दिया और कानून सजा नहीं मिली है और संसद ने क्या कर दिया, कानून बना दिया, तो वो कानून उस व्यक्ति पे लागू नहीं होगा। ये बात है अनुच्छेद 1 में, 20(1) में बात है। कैसा लगा? समझाने का तरीका बताना मेरे को। आगे है, नागरिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। नागरिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। ठीक है, क्रियान्वयन किया जा सकता है, मैंने आपको ये बता दिया कैसे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 20(2) की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं साथ साथ। चलिए, इसमें क्या लिखा है? एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। अगर किसी बंदा अपराध कर दिया, कोई एक व्यक्ति है जिसने अपराध कर दिया, ठीक है, एक बार कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, उसने बंदे ने सजा काट ली, उसके उपरांत अगर दूसरा केस आएगा तब भी उसको सजा मिलेगी। हालांकि उस व्यक्ति ने जो एक अपराध किया है उसके लिए उसे एक बार ही सजा मिलेगी। चाहे कोर्ट ने एक बार फैसला कर दिया सजा कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, उसमें बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 20(2) में ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये अनुच्छेद 20(2) में ये बात लिखी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) की बात करते हैं। 20(3) में क्या लिखा है? सर्वे के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ क्या लिखा है? सर्वे के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, खून का नमूना देना आदि का संरक्षण नहीं देता है। मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है, उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, वह खुद अगर वो वकील है तो खुद केस लड़ सकता है। ठीक है, और अगर ना खुद अपराधी है वो अपना खुद का वकील तय कर सकता है, मेरे को ये वकील चाहिए, इसके द्वारा केस लड़ना है, और खुद वो गवाही दे सकता है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये कि
आधिकारिक हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ये नहीं होगा, खून का नमूना देना ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपराधिक है, वो अधिक हस्ताक्षर नहीं देता है। मतलब इस क्षेत्र में खून का नमूना देना, अंगूठे का निशान, यह अधिकार हस्ताक्षर अधिक हस्ताक्षर नहीं देता है। बाकी सारे कानून हैं, सिविल कानून भी यह अधिकार मान्य नहीं हो देता है, सिविल कानून में भी यह अधिकार मान्य देता है। और बाकी जो भी इसके अलावा जो भी केस लड़ना है, कोर्ट की प्रक्रिया है, वो आपराधिक व्यक्ति है वो लड़ सकता है। अगर खुद वकील है या खुद अपना बंदा कोई कैंडिडेट है उसको दे सकता है या केस लड़ा सकता है उससे, ठीक है। लेकिन जो उसके नियम हैं वो ही रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। कर लिया अपने 20 के 3 थे पार्ट थे, और अपने बात करते हैं 21 की। 21 थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, थ्योरेटिकल टाइप में, आपको आराम से समझाऊंगा। 3-4 केस है इसमें, वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? 21 में लिखा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये लिखा है अनुच्छेद 21 में बात की गई है। कौन से में? 21 में ये बात की गई है, किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को विधि के स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अपने अनुच्छेद 21 में बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें 3-4 केस हैं। कौन कौन से केस हैं? गोपालन केस 1950, मेनका गांधी बाद 1978, ठीक है। 2-3 केस हो रहा है, मैं आपको आराम से सॉल्यूशन करवा दूंगा, पूरा थ्योरेटिकल कराऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर केस आपने पहले नहीं देखे तो अब इसको आराम से रट जाओगे। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें कौन सा केस आता है? इसमें केस की बात करते हैं गोपालन केस 1950। इसमें क्या था, कौन सा केस हुआ था वो बात कर लेते हैं। ये हुआ था 1950 में गोपालन केस 1950। इसमें क्या हुआ था? इस केस में उच्चतम न्यायालय ने इस विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या की। इनके तहत न्यायपालिका केवल कार्यपालिका कार्यों की समीक्षा कर सकती है कि कार्यपालिका की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। गोपालन केस 1950 में यह था कि इस केस में उच्चतम न्यायालय ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या की। इसके तहत न्यायपालिका केवल कार्यपालिकाओं के कार्यों की समीक्षा कर सकती है कि कार्यपालिका ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं किया है। ये बात की गई है गोपालन केस 1950 के अंदर। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आता है आगे कौन सा है? विधायिका के कानून की समीक्षा नहीं कर सकती है। विधायिका कानून की समीक्षा नहीं कर सकती है, अर्थात कोई कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। इसके कोई कानून प्राकृतिक रूप से अनुरूप है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। इसे कानून के संरक्षक, ठीक है, कानून के संरक्षण पालन करना होता है। इसी प्रकार से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की 20 सेकंड व्याख्या की गई है। इसका अर्थ है माना कि जीवित रहना व बंधक नहीं बनाना। ये केस कौन सा केस था? ये था गोपालन केस 1950 में ये बात की गई है। माना कि जीवित रहना, बंधक नहीं बनाना। कौन सा था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। मतलब कोई भी आपको कुछ प्रकार का डर नहीं है, आपको कोई भी बंदी नहीं बना सकता है, आप आराम से आज़ाद घूम सकते हो। अब आता है केस कौन सा आता है? मेनका गांधी बाद 1978। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 की बात है। मेनका गांधी बाद 1978 की बात है। इसमें और बात कर लेते हैं अपने। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में भी बात कर लेते हैं। पहले अपने पढ़ा था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बात चल रही है अपनी। इसमें केस आया था गोपालन केस 1950, और दूसरा केस कौन सा है? मेनका गांधी बाद 1978 की बात कर लेते हैं। इस केस में ऐसा लिखा गया है, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया। क्या कर दिया? उल्ट दिया, और इस विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यापक रूप से व्याख्या की। इस केस में मेनका गांधी बाद में ये लिखा गया है कि इस केस कौन सा केस? गोपालन केस 1950। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को
उल्ट दिया, इस विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यापक रूप से व्याख्या की। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि के सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के कार्य की समीक्षा की भी कर सकती है। विधि की स्थापित प्रक्रिया को विधि की स्थापित प्रक्रिया को विधि के सम्यक प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के कार्य की समीक्षा कर सकती है। अर्थात न्यायपालिका किसी कानून की समीक्षा कर सकती है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यह कानून के आरक्षक पालन के लिए बाध्य नहीं है, यह कानून आरक्षक के पालन के लिए बाध्य नहीं है, यानी किसी भी कानून की समीक्षा प्राकृतिक कानून के अनुसार कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे ये लिखा गया है, आगे बात की है, इसी समय प्राण में देह स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या की। इसने माना कि जीवन का मतलब केवल पशुवंत जीवन या सांस से लेना नहीं है। इसी समय इसमें प्राण में देह स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या की। इसमें मानना कि जीवन का मतलब केवल पशुवत या जीवन या पशुओं के समान जीवन या सांस लेना नहीं है, अर्थात जीवन से तात्पर्य है कि गुणवत्तापूर्वक एवं गरिमामय जीवन है। गरिमापूर्ण जीवन के लिए कुछ विशेषताओं का होना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या आरंभ किया गया था? इसमें कौन कौन सा बात आते हैं? इसमें आरंभिक शिक्षा, पोषण, शिक्षा सहायता, रोजगार, निजता का अधिकार। इस केस में कौन कौन सा बात दिया गया था? कौन कौन सा कार्य आरंभ किया गया था? आरंभिक शिक्षा, पोषण, शिक्षा सहायता, रोजगार और निजता का अधिकार। ये कौन से क्षेत्र में जोड़े गए थे? कौन से बाद में कहा गया था? ये बात हुआ था मेनका गांधी बाद 1978 में ये बात जोड़ी गई थी, क्योंकि हमारा जीवन है वो पशुवत नहीं है, ना कि सांस लेने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? गुणवत्तापूर्ण व गरिमा में जीवन जी सकते हैं। और इसमें आरंभिक शिक्षा, पोषण, शिक्षा सहायता, रोजगार और निजता का अधिकार, ऐसी समस्याओं मुद्दों को उठाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे और है इस केस में थोड़ी सी बात आगे है, हथकड़ी नहीं लगाना। इसमें कौन सा और आता है? इसमें कौन कौन से क्षेत्र और आते हैं वो और बात कर लेते हैं। हथकड़ी नहीं लगाना, स्वस्थ वातावरण, तीव्र न्यायिक सुनवाई, अकेले कारावास में बंद नहीं करना, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं देना, रात को गिरफ्तार नहीं करना, विदेश यात्रा का अधिकार होना और फोन टैप नहीं करना। ये अधिकार कौन से में है? ये किस में है? ये प्राण व देह में है, 21A में। ठीक है, अब ये बात की गई थी अपने 21 में बात की गई थी। अब आता है 21A, अगला आता है अनुच्छेद 21A। इसमें क्या बात है वो भी अपने कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, इसमें भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद है 21A, इसमें लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये किसमें है? ये अनुच्छेद अपना 21A के अंदर है, शिक्षा के अधिकार के अंदर है। यह 86 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको ये मेरे को बताना है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको मेरे को ये बताना है। ये हुआ था 2002 में। चलिए कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था। निजी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रखनी चाहिए, जिसमें शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। जिसका शुल्क का भुगतान क्या करेगी? सरकार करेगी। इसमें क्या क्या है? मेन हेडिंग क्या क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया था। 2009 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होगी। उनका शुल्क है वो सरकार भुगतान करेगी। ठीक है, उनका शुल्क जो भी है वो सरकार भुगतान करेगी। ये बात है
21 में ए के अंदर, शिक्षा के अधिकार के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे अपने। अब बात अनुच्छेद आता है अपना 22 नंबर अनुच्छेद आता है, इसमें और बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? गिरफ्तारी तथा निरोध के समय संरक्षण, गिरफ्तारी तथा निरोध के समय संरक्षण, अनुच्छेद 22 के अंदर बात है। इसमें और देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेन हेडिंग क्या गया है। इसमें यह लिखा गया है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यदि हमें कोई भी अपराध कर दिया, यदि हमें इसका पता नहीं है, कारण कोई अपराध हमने अपराधा है और अभी मुद्दा उठाया है और पुलिस में पकड़ने आई है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? हमें उस पर जानने का अधिकार होना चाहिए। मैं किस कारण से हमें पकड़ रहे हो, कारण जानने का अधिकार हमें हथकड़ी लगा रहे हैं, किस कारण से लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ये अपने पूछने का अधिकार है। वैसे अपनी पुलिस आई उठा कर लेगी, ये कोई कानून नहीं होता है। यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार। अगर अपने कोई अपराधी हैं और अपने डायरेक्ट अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं, हाँ इस केस में मेरे साथ ऐसा हुआ था, और अपना खुद केस लड़ सकते हैं, अपने खुद को कैंडिडेट है उसको अपने केस के लिए खड़ा कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत करने के जाने का अधिकार। 24 घंटे में ये लिखा गया है, जब व्यक्ति को अपराध से जब टाइम होता है, जब उठाया जाता है, यानी केस का फाइल का टाइम होता है, जिस समय से लेके, ठीक है, और 24 घंटे न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। ठीक है, जब गिरफ्तारी व्यक्ति है या मतलब कोई भी अपराधी है, उस व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में ले जाना आवश्यक है। लेकिन एक कारण ये है कि व्यक्ति को पकड़ना है, आने जाने का टाइम है वो निकाल करके, जिस व्यक्ति का आने जाने का टाइम है, ठीक है, जैसे कोई भी कोर्ट में पेश करना है, जज के सामने पेश करना है, तो आने जाने का जो मतलब कोई भी गाड़ी होता है, गाड़ी में आने जाने का उसको लाने का टाइम है, उसको निकाल करके विदाउट उसको मतलब जहाँ पे पुलिस थाना है वहाँ पे रखे 24 घंटों, वहाँ पे 24 घंटे होने चाहिए, ना कि आने जाने के मतलब काफ़ी दूर है, जैसे कि पुलिस स्टेशन यानी जज कोर्ट काफ़ी दूर है और आने जाने के अंदर उसमें 4 घंटे समय लगता है, तो 4 घंटे वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान है। ठीक है, फिर 24 घंटे के अंदर भीतर उसको जज के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। चलिए आगे करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? 2 प्रकार के लोगों को उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें क्या है? 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शत्रु देश के नागरिक, शत्रु देश के नागरिक, जो शत्रु हैं और देश के नागरिक हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारण निरोध कानून के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को, निवारण निरोध कानून के तहत निरुद्ध किए व्यक्ति को, कोई भी पहले अपराधी है, मान लो कोई भी अपराधी है और उसमें 10 नंबरी बोलते हैं, आम खासा में 10 नंबरी बोलते हैं, या उसकी पहले से इसे केस है, काफ़ी केस है, ठीक है, और उसने काफ़ी अपराध कर दिए पहले, और उसका मान लो थाने के अंदर फोटो लगी यार, वो वैसे करके वैसे है, काफ़ी अपराध कर चुका है और सीधा है, ये पुलिस उठा ले जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले वो गैंगस्टर बन चुका है। डायरेक्ट उसको थोड़ा पुलिस पर शक होगा, वो उसको पुलिस उठाएगी, उसको वो ये नहीं बताएगी तो उन्हें किस अपराध में अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, यानी देश का शत्रु है, इसके कारण उसको ये प्रक्रिया रहेगी उसके लिए। और आम नागरिक के लिए पहले उसको कारण बताएगी, ये कुछ कारण है, और उसको काफ़ी टाइम देगी कि ये आपका कुछ कर सकते हो, वकील कर सकते हो, कुछ भी कैंडिडेट अपने सामने अपने केस के प्रति लड़ने के लिए कर सकते हो। चलिए आगे करते हैं, बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? निवारण निरोध कानून के तहत विरुद्ध किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। निवारण निरोध यानी कोई अपराधी है, पहले से काफ़ी अपराध कर चुके हैं और वो जमानत पे छूटा है, फिर उसने अपराध कर लिया, उसके लिए क्या कुछ नियम है, उसके लिए अलग से दिए गए हैं। निवारण निरोध कानून के तहत विरुद्ध किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके अधिकतम 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, उसे अधिकतम 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। इसकी अधिक अवधि बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की से गठित सलाहकारी बोर्ड से सिफारिश आवश्यक है। मतलब उसको क्या है, पहले से कोई अपराधी है, उसे 3 महीने के लिए केस मतलब उसको सजा दी जा सकती है, लेकिन उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की गठित सलाहकार यानी सलाह उसकी ली जा सकती है। उसे उसको कोई भी केस में अंदर नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई नॉर्मल केस होता है उसे 3 महीने अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काफ़ी मर्डर वगैरह किया है और काफ़ी बड़ी चोरी किया उसको रख सकते हैं, लेकिन बाकी केस में उसको 3 महीने अंदर रख सकते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे ये लिखा गया है, कारण बताया जाना चाहिए, लेकिन जनहित में कारण नहीं भी बताया जा सकता है। अगर कोई भी केस किया है, अगर कोई भी कुछ काम किया है, उसने एक अपराध किया है, उसके अंदर कारण बताया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो अपराध किया है उसी को बताया जा सकता है, न कि सभी को कारण नहीं बताया जा सकता। जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसी को कारण बताकर उसी को ही
अपराधी घोषित किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और सभी को कारण नहीं बताया जाता है। उसके न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति है उसको अपने अपराधी है उसे कोई भी व्यक्ति अपना समक्ष अपील करने का अधिकार है। हाँ ठीक है, अपना खुद का वकील बुलाने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, वकील को केस लड़ाने का अधिकार है। हाँ कर लेते हैं आगे है 44वें संविधान संशोधन के से निरुद्ध करने की अवधि को 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को हुआ था। उसके तहत संशोधन के तहत निरुद्ध करने की अवधि 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया, लेकिन यह कानून लागू नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। आगे क्या बात करते हैं, आगे हो रहा है अब करते हैं संसद आगे करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के निरोध कानून पारित कर सकते हैं। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के निरोधक कानून पारित कर सकते हैं। ठीक है, निम्न विषयों पर केवल संसद निवारणोध कानून पारित कर सकती है। निम्न विषयों पर केवल संसद निरोध कानून पारित कर सकती है। रक्षा, विदेशी मामले, देश की सुरक्षा इसमें इस क्षेत्र के अंदर ओनली केवल संसद ही कानून पारित कर सकती है। निम्न विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून पारित कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, निम्न विषयों पर संसद व राज्य दोनों कानून पारित कर सकते हैं, जिसमें किस में राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं व आपूर्ति की सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र के अंदर संसद व राज्य दोनों विधानमंडल के अंदर केस यानी दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कानून पारित कर सकते हैं। अब आता है अपने अगला कौन आता है, निवारक निरुद्ध कानूनों के उदाहरण। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं, इसको और थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो उदाहरण। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद आता है 23 नंबर अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद अपने 23 का बात कर लिया, 22 तक आज करें अपने मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। 12 से स्टार्ट हुए थे, 12 से लेकर अपने 22 तक कर लिए हैं, आज करेंगे। ठीक है, अपने कहाँ तक करेंगे आज वो बता देता हूँ मैं आपको। आज करें अपने 35 तक। ठीक है, 35 तक अपना पूरा कर लेंगे मैटर। आज की क्लास में 35 तक करेंगे और उसके बाद में करेंगे भाग नंबर 4 आएगा, उसमें था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगला भाग नंबर 4 होगा। इससे पहले हम आज 3 पूरा कर लेंगे। अनुच्छेद नंबर है आज का 23 नंबर की बात करते हैं। राज्य का दुर्व्यापार व बलात्श्रम प्रतिनिषेध। मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम प्रतिषेध, इसमें कौन कौन सा आता है, क्या कुछ आता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 नंबर की बात कर लेते हैं। यह मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, अर्थात दास प्रथा का प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या है, मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है तथा देवदासी प्रक्रिया पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसके अंदर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है तथा देवदासी प्रक्रिया पर भी प्रतिबंध लगाता है। जो ये लाइन लिखी है थोड़ेटिकल लिखी है, आई थिंक आपके जो एक बार पढ़ता हूँ तो आराम से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई मतलब इसका कोई सीधी हेडिंग है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप तो वैसे जानते हो क्रय विक्रय क्या होता है, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति जानते हो, देवदासी प्रक्रिया जानते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है, इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है बलात्श्रम के तहत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था। बलात्श्रम के तहत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। बलात्श्रम मतलब 14 साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चों को अपने कोई भी श्रमिक कार्य मतलब कोई भी मजदूरी कार्य नहीं लगा सकते हैं और बंधुआ मजदूर के द्वारा अपने काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अपवाद क्या था, इसमें भी अपवाद हो गया। इसमें युद्ध के समय सरकार जनता से अनिवार्य सेवा प्राप्त कर सकती है, मतलब इसमें भी अपवाद हो गया। अपवाद एक ही आया था इसमें आया था, मतलब ये बोल दिया सरकार ने कि कोई चीज़ को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें सरकार ने बोल दिया बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते आप। बलात्श्रम का बेगार प्रथा का समाप्त कर दिया, मतलब बलात्श्रम के तहत बेगार प्रथा नहीं कर सकते, अपने वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते, देवदासी नहीं कर सकते। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा वाला सिस्टम खत्म कर दिया, क्रय विक्रय वाला सिस्टम कर दिया। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, कुछ
कुछ फैक्ट में ये बोल दिया, जैसे बंधुआ मजदूर में इसमें थोड़ा सा आता है और बलात्कार वाले में आता है। इसमें ये बोल दिया, अगर सरकार में युद्ध के समय, अगर देश के अंदर युद्ध होता है, राज्य के अंदर युद्ध होता है, युद्ध के समय ओनली सरकार जनता से अनिवार्य सेवा के रूप में कार्य करवा सकती है। कौन करवा सकती है? सरकार। किसके समय? युद्ध के समय। ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 24 में यह बात की गई है, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने आपको बताया था ना, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नियुक्त नहीं किया सकता। 14 वर्ष से जिनकी 14 वर्ष हैं या 14 वर्ष से कम हैं, उन सभी बच्चों को कानून के तहत उसको कारखानों के अंदर या उद्योग धंधों में काम नहीं लगाया जा सकता। ये क्या है? कानूनी अपराध है। अब आगे थोड़ी सी इसमें और देख लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बच्चा पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। मतलब क्या है? 14 वर्ष के बच्चों को किसी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियां, कोई भी व्यवसाय चल रहा हो, मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, कहीं भी मजदूरी नहीं भेज सकते हैं। लेकिन खुद का बच्चा है और खुद भी अपने खुद एकदम पढ़ाई करता हो, थोड़ी बहुत खुद का बिजनेस चल रहा है, मॉम डैडी का खुद का बिजनेस चल रहा है, उसमें थोड़ा हाथ बटा सकता है, ना कि वहाँ पे बिजनेस संभाल सकता है। कितने साल का बच्चा? 14 साल का बच्चा। ठीक है, अपने अनुच्छेद कर लिए हैं 24। अब देखते हैं 25 नंबर देखते हैं। 25 में क्या लिखा गया है? 25 में ये लिखा गया है, 25 में ये लिखा गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की मानना, आचरण करना और उनका प्रचार करना। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, आचरण करना और उनका प्रचार करना, ये कौन से में है? ये अनुच्छेद अपना 25 के अंदर बात की गई है। सीमाएं क्या है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, आचरण करना और उनका प्रचार करना। ठीक है, प्रसार करना, ये किस में है? ये लोक नियोजन। ठीक है, ये किस किस सीमा में है? लोक नियोजन में, नैतिकता और स्वास्थ्य के अंदर ये बात की गई है। चलिए बात करते हैं अपने 26 अनुच्छेद नंबर कितना है? 26 की बात करते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन करवाना और इनका प्रबंध देखना। 26 में एक बात लिखी गई है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, इनका प्रबंध कर देखना। इसके लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित की जा सकती है। इनके क्या है? चल और अचल संपत्ति अर्जित की जा सकती है। ठीक है, ये बात किस में है? यह बात अपनी 26 नंबर अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक संस्थाओं का स्थापना करना, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, उनका प्रबंध करना, उनका प्रबंध देखना, इनके लिए चल व अचल संपत्ति अर्जित की जा सकती है। ठीक है, ये 26 तक आज तक कंप्लीट हो गए हैं। अगले करते हैं 27 नंबर करते हैं। 27 में क्या लिखा गया है? 27 में ये बात लिखी गई है, राज्य किसी धर्म के विकास के लिए कर नहीं लगाएगा। मतलब क्या है? राज्य किसी धर्म, कोई भी धर्म हो, स्वतंत्र है अपना, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन, जो भी व्यक्ति है जिस धर्म से जुड़ा है वो उसको धर्म के लिए कर सकता है। धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बना सकता है। लेकिन सरकार क्या करेगी? धर्म के विकास के लिए, अगर धर्म कोई भी धर्म बना रहा है, मंदिर हो गया, कुछ भी होगा, चाहे धर्म के विकास के लिए कर नहीं लगाएगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। मेन सा मुद्दा क्या है? उस पर सरकार क्या है? धर्म के विकास के लिए उसमें टैक्स नहीं लगाएगी। ये बात किस में है? ये बात आपका अनुच्छेद 27 के अंदर है। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं। अनुच्छेद है 28 में ये लिखा गया है, धार्मिक शिक्षण की कक्षा में किसी को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब जहाँ धर्म की शिक्षा चल रही है, और ठीक है, धर्म की कक्षा है, धर्म की शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, और धर्म शिक्षण संस्थान है जहाँ पे अपने आना जाना कोई भी रोक टोक नहीं है, अपने आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने बाध्य नहीं है कि वहाँ अपने धर्म की शिक्षा चल रही है, धर्म का शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे अपने जाए को कंपलसरी है जाना, वहाँ कोई अपने बाध्य नहीं है। ये किस में बात है? ये बात है अनुच्छेद है 28 के अंदर बात है। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर की बात करते हैं। 29 में क्या लिखा है? 29 में ये लिखा है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ये किस में बात है? अनुच्छेद है 29 के अंदर बात है। ठीक है, अनुच्छेद किस में है? 29 बात में है। 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, जो भी भाषा उनकी लिपि यूज़ कर सकते हैं, अपनी संस्कृति
अपनी संस्कृति मतलब अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में संरक्षण कर सकते हैं। ये बात किस में है? ये बात है अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 के अंदर बात है। चलिए अगला करते हैं। अब बात है अनुच्छेद नंबर 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 30 देखते हैं। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इनका प्रबंधन सर्वे में देख सकते हैं। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इनका प्रबंधन सर्वे कर सकते हैं। ये बात किस में है? ये बात अनुच्छेद 30 के अंदर बात है। चलिए एक बार रिपीट और कर देता हूँ। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इनका प्रबंधन सर्वे देख सकते हैं। ये बात किस में है? ये बात है अनुच्छेद 30 के अंदर बात है। ठीक है, ये अनुच्छेद किस में है? ये अनुच्छेद 30 के अंदर बात है। चलिए अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 31 नंबर की बात करते हैं। 31 में क्या लिखा गया है? 31 में लिखा गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आगे एक मैंने करवाया था, आज भी करवाया था। किस में था? कमेंट में मेरे को जरूर बताना। आज ही क्लास में मैंने करवाया है। कौन से अनुच्छेद में, किस में आया था और कब जोड़ा गया था? इसमें तो आ गया, लेकिन आपको ये बताना है कौन से अनुच्छेद में था, वो मेरे को बताना है कमेंट के अंदर। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? अनुच्छेद 31 को, संपत्ति के अधिकार को। इसके अनुच्छेद में 300 ए में या मतलब क या ए में रखा गया। यह मूल अधिकार नहीं है, यह बल्कि यह क्या है? संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कब बढ़ाया था? 44 में संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, तब उसको हटा दिया गया था। उसे क्या गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसको मैं अनुच्छेद 300 क या ए में डाल दिया गया था। ठीक है, और एक मैंने पहले करवाया था, यही सेम कॉपी थी, वो कौन से अनुच्छेद में, आप मेरे को वो कमेंट में बताना। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 31 ए की बात करते हैं। 31 ए में क्या लिखा है? 31 ए में क्या ये लिखा है? सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। सामाजिक अनुच्छेद 31 ये में यह लिखा गया है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। ये बात लिखी है अपने 31 ए के अंदर बात लिखी है। 31 बी में क्या लिखा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। 31 बी में ये लिखा है, जिन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। 9वीं अनुसूची मैंने आज कल नाइट को आपको क्लास लगी थी, उसमें बताना 9वीं अनुसूची में मैंने क्या बताया था, किस बारे में बताया था, आपको मेरे को कमेंट में बताना। जिन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा गया जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब जिन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। ये बात किस में है? ये बात अपनी अनुच्छेद है 31 के अंदर बी अनुच्छेद है, उसके अंदर बात है जो लिखी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अनुच्छेद अपना 32, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद है 32, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें काफ़ी अपने क्वेश्चन आते हैं और इसको भी आराम से देखेंगे। काफ़ी बड़ा अनुच्छेद है, मैंने काफ़ी तरीके से समझाया है, इसको आराम से लिखा है, पहले पूरे नोट्स बनाए हैं, फिर इसको समझाया है, गहराई से समझा है कि क्या कुछ ऐसा होता है। हाँ जी होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने, अब बात है अनुच्छेद है ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। जिसे अनुच्छेद 32 को क्या लिखा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? मूल आत्मा। किसकी आत्मा? संविधान की मूल आत्मा। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। ये देखो 5-6 क्वेश्चन बन गए मात्र एक लाइन के अंदर। यदि मूल अधिकारों को हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये सबसे अच्छी रिट है, आराम से समझने वाली रिट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है। कौन सी रिट है वो मैं पाँचों आपको मैं अभी कराने जा रहा हूँ, आप आराम से सुनना। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या लिखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या लिखा गया है?
इसमें ये बात की गई है, इसमें ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक यानी कोई भी तरीका नहीं है, कुछ अपराध नहीं किया, कुछ जाति अपराध बना लिया, मतलब उसको बंधक बना लिया, तरीके से बंधक बनाया जाता है, तो बंधक न्यायालय में उपस्थित करने के लिए न्यायालय है रिट जारी करता है। न्यायालय यह रिट जारी करता है। न्यायालय कब रिट जारी करता है? 500 रिट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। कब करता है? यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो बंधक न्यायालय में उपस्थित करने उस बंधक को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए न्यायालय यह रिट जारी करता है। ये सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह क्या है? ये सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह सरकार के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। यदि यह सरकार के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है तो यह मुख्य सचिव को जारी की जाती है। तो यह मुख्य सचिव है, उसको पहले रिट जारी की जाती है। बंधीय प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंधीय प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो बंधक न्यायालय में उपस्थित करने के लिए न्यायालय रिट जारी कर सकता है। कौन सी रिट? बंधीय प्रत्यक्षीकरण। यह सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यदि सरकारी के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है तो यह मुख्य सचिव के को जारी यह रिट की जा सकती है, यह रिट जारी की जा सकती है। बंधीय प्रत्यक्षीकरण आपके आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। अब करते हैं परमादेश। परमादेश में क्या लिखा है? परमादेश में ये बात लिखी गई है, परमादेश में क्या लिखा गया है ये बात है, यदि राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्ति कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यदि राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्ति कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो यह कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। तो इसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए होती है। यह क्या है? निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए होती है। ये परमादेश क्या है? यदि राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्ति कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो यह पालन करने का आदेश देता है। यह निष्क्रिय और सक्रिय करने के लिए होती है। यह केवल सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह क्या है? सरकार के विरुद्ध केवल जारी की जा सकती है। यह राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने। अब क्या आता है? प्रतिषेध। अब क्या आता है? प्रतिषेध। तीसरी रीट कौन सी है? पहली रीट कौन सी थी? बंधीय प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी क्या है? प्रतिषेध है। इसमें क्या लिखा गया है वो भी बात कर लेते हैं। इस रीट में यह लिखा गया है, यह उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब दो न्यायालय के बीच ये रिट जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। मतलब क्या है? यह रिट उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को रिट जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय बाहर जाकर कार्य करता है, यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय करती है। यह रिट क्या करती है? सक्रिय को निष्क्रिय। और वो कौन सी परमादेश है? निष्क्रिय को सक्रिय करती है। और प्रतिषेध ये क्या करती है? सक्रिय को निष्क्रिय करती है। चलिए अब आगे करते हैं, उत्प्रेक्षण करते हैं। अब उत्प्रेक्षण में क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। और उत्प्रेक्षण के अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी क्षेत्र अपने देख लेते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षण की बात करते हैं। उत्प्रेक्षण में क्या गया है? इसमें यह लिखा गया है, उत्प्रेक्षण न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेक्षण क्या होता है? उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो यह रिट जारी की जा सकती है। इसमें क्या आता है? 1991 में यह कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। 1991 में यह कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। इसमें उच्चतर न्यायालय केस को अपने पास मंगवाता है और उसे सर्वे सुनवाई करता है। उत्प्रेक्षण में क्या होता है? उत्प्रेक्षण में क्या होता है? उच्चतर न्यायालय के द्वारा
निमंत्रण न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, ठीक है, तो ये रिट जारी की जा सकती है। 1991 में यह कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। इसमें उच्चतम न्यायालय केस को अपने पास मंगवाता है और उसके सुनवाई करता है। ये बात किसमें है? ये उत्प्रेक्षण के अंदर बात लिखी गई है, ठीक है। रिट नंबर है 4, अनुच्छेद है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें अंदर 5 रिटें हैं, 5 रिट में ये चौथी रिट थी। अब इस रिट में और चर्चा क्या की गई है वो भी अपने देख लेते हैं। अब ये क्या प्रतिषेध उत्प्रेक्षण क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण ये क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इनको भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें यह लिखा गया है, प्रतिषेध में केवल निम्नतर उस न्यायालय को किसी कार्य को रोकने के लिए करने से रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है? प्रतिषेध में निम्नतर न्यायालय को किसी कार्य करने के लिए रोका जा सकता है। उत्प्रेक्षण के अंदर क्या होता है? निम्नतर न्यायालय को रोककर उच्चतर न्यायालय में केस को अपने पास बुलाता है। प्रतिषेध में क्या होता है? निम्नतर न्यायालय है उसके कार्य को रोका जा सकता है। और उत्प्रेक्षण में क्या होता है? निम्नतर न्यायालय को रोककर न्यायालय केस को अपने पास मंगवाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और प्रतिषेध में फिर क्या है? सेकेंड लाइन, यह केवल निम्नतर न्यायालय की सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है। और उत्प्रेक्षण में क्या है? सुनवाई के दौरान एवं सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है। यह क्या केवल निम्नतर न्यायालय के द्वारा जारी सुनवाई की जा सकती है। और यह क्या है? इसमें क्या लिखा है? इसमें सुनवाई के दौरान व सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है। ये बात किस में है? उत्प्रेक्षण में। और आगे के इसमें क्या लिखा है? प्रतिषेध के अंदर यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और जबकि है कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसमें क्या है? प्रतिषेध के अंदर यह न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षण क्या है? यह न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये था प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में अंतर, ठीक है। यह मैंने अंतर आपको आराम से बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अधिकार नंबर ये रेट नंबर आती है 5 में क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो जिसके लिए वो योग्य नहीं है, यह नियुक्ति ये पर्सन के विरुद्ध जारी की जाती है। नियुक्त करने वाले के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। इसमें यह लिखा गया है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर, मतलब कोई भी पद पर नियुक्ति की गई है, यदि वह उस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है, तो उस विरुद्ध के नियुक्ति करने वाले के पर्सन हैं जो उसने नियुक्ति की है उस व्यक्ति की, उसके विरुद्ध यह अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। और जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके द्वारा उस पर कोई रिट जारी नहीं होगी। जिस बंदे ने उसको जॉब लगाया है, मानो कि आपने जॉब लगाया है, नियुक्ति की है उस बंदे की, उसको यह रिट जारी की जा सकती है। चलिए इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं। इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, इसमें भी थोड़ा आता है, वो भी अपने चर्चा कर लेते हैं। इसमें और क्या क्या आते हैं वो भी अपने देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ये उसमें आते हैं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद कितने आता है? 32 और उच्चतम न्यायालय 226, ठीक है। अनुच्छेद पक्का आप याद रखना, अनुच्छेद है वो जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, आप पक्का ये कुछ याद रखना। उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि अनुच्छेद 32 हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद हमारा 32 क्या है? मूल अधिकार है। जबकि उच्च न्यायालय 226, उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसकी क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है। क्या है? क्योंकि यह एक मूल अधिकार नहीं है। मेन सी बात यह है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों का हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, या अन्य मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की हनन की स्थिति में अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
ठीक है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है और वैसे अन्य मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में व अन्य मामलों में भी यह रिट मतलब यह जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं राष्ट्रीय के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय में कौन से आते हैं? उच्च न्यायालय और, ठीक है, कौन कौन से? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह बताया गया है राष्ट्रीय में आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जाता है। उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। अगर अपने पास देश में आपातकाल लग गया, उस स्थिति में यह मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो जाता है पूरा। वह उच्चतम न्यायालय रिट उस टाइम क्या है? उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय में क्या है? उच्च न्यायालय 226 में क्या है? उस अनुच्छेद 226 में निलंबित नहीं किए जाते हैं, मतलब आपातकाल के समय ये निलंबित नहीं होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी उस न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति यथावत बनी रहती है। चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। और इस प्रकार की रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। इस तरह की रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, इस मामले में रिट जारी करने इस प्रकार के मामले में रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे और क्या है? अनुच्छेद आता है 32 अपने पूरा हो गया है। अनुच्छेद 32 पूरा हो गया है। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। 33 में क्या लिखा गया है? और आज तक 35 करेंगे और 35 के बाद में थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप हो रहा है, जो एक्स्ट्रा मैटर है थ्योरेटिकल टाइप है, अनुच्छेद से थोड़ा अनुच्छेद नहीं है, वो मैं आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या लिखा गया है? सैन्य अर्धसैन्य बल। अनुच्छेद 33 में क्या है? सैन्य अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर सेवा आदि के लिए मूल अधिकारों में की कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 33 में यह लिखा गया है कि सैन्य अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर सेवाएं आदि के लिए मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये बात किस में है? ये अनुच्छेद अपना 33 के अंदर बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद 34, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है वहां पर मूल अधिकार की कटौती की जा सकती है, यद्यपि सैन्य विधि संविधान की परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सैन्य विधि को संविधान में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 34 का कहता है, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है वहां पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, यद्यपि सैन्य विधि संविधान में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन सैन्य विधि को संविधान में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये बात किस में है? ये बात अपनी अनुच्छेद 34 के अंदर है। अपने आज तक 34 कर लिए हैं। चलिए 35 और देख लेते हैं। 35 में ये लिखा गया है, मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद के द्वारा की जाती है। मूल अधिकारों में क्या लिखा गया है? मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये बात किस में है? ये अपनी बात है अनुच्छेद 35 के अंदर बात है। अब बात करते हैं 35A की। 35A की, इसमें क्या लिखा गया है? यदि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संविधान में जोड़ा गया इसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई कानून बनाया है राष्ट्रपति ने, उसके द्वारा कोई संविधान में जोड़ा गया है, आदेश को जोड़ा गया है, कि कुछ भी जोड़ा गया है, आदेश कर लो, कानून कर लो, कुछ भी जोड़ा गया है, उससे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट उसको क्या है? संविधान के अंदर जोड़ा जाता है। और वैसे कानून बनाना है तो संविधान पहले संसद में पारित होगा, फिर जाके वो कानून बनेगा। लास्ट में क्या होता है? राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब जाके वो पारित होता है। अब करते हैं अपने, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें प्रावधान किसके हैं? जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1954 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1954 में जोड़ा गया था। प्रावधान क्या? केवल जम्मू कश्मीर स्थायी नागरिक हो वहां की अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उच्च अधिकारी नौकरियों के केवल वहां की स्थायी निवासी नागरिक योग्य होंगे। राज्य सरकार की सेवाओं व छात्रवृत्तियों का लाभ भी स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा। राज्य सरकार की योजना व छात्रवृत्तियों का लाभ भी स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज काफ़ी सारा मैटर कराऊंगा मैं आपको।
ठीक है, कौन कौन से हैं? अगर आपने बात कर ली मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं वो बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपने वे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। 15 वे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 अनुच्छेद आपसे नाम से याद रखना। चलिए बात करते हैं अपने आगे। इसमें टॉपिक अगला ये है अगले, इसमें आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये बात है अनुच्छेद 358 में बात करते हैं। अनुच्छेद 358 की बात करते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन मतलब मूल अधिकारों की जितनी भी बातें होगी, जितना भी कुछ मेथड होगा, जितने भी केस हैं, विवाद हैं, संशोधन हैं, आज इसी पार्ट के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है मैटर, करीबन आधा घंटा लगेगा, मैं आपको पूरा करवा दूंगा इसी पार्ट के अंदर। जितने मूल अधिकार से संबंधित हैं वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 358 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मूल अधिकार सर्वथा निम्नलिखित हो जाते हैं। अगर अनुच्छेद कितना आता है? अनुच्छेद 358 है। राष्ट्रीय आपात का घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब सारे क्या है, ये सारे निलंबित हो जाते हैं, कोई भी उस टाइम प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 358 लगने के बाद में। 44वां संविधान संशोधन, इसके यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में बात है, यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा। ये बात किस में है? ये बात अनुच्छेद है 358, उसके अंदर बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय है और यदि सशस्त्र विद्रोह के समय, दोनों को मैंने आपको आराम से समझा दिया। चलिए बात करते हैं अपने 359 अनुच्छेद की। अनुच्छेद है 359, इसमें क्या लिखा गया है वो भी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, ये बात है 359 के अंदर, अनुच्छेद 359 के अंदर है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों की निलंबित कर सकता है। किसमें बात आई है? अनुच्छेद 359 के अंदर बात है। चलिए आगे करते हैं। ये हुआ था आगे एक संविधान संशोधन हुआ था, उसकी और बात कर लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 तहत दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन नहीं किया जाता है और बाकी सभी का निलंबित ऑटोमेटिक, यानी आपातकाल लग गया, घोषणा होगी, निलंबित हो गया मूल अधिकार पूरा। चलिए आगे करते हैं। हमने आगे है, यदि मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है एवं उस समय, ये क्या लिखा गया है इसमें यह लिखा गया है, यदि मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है एवं उस समय संसद कोई विधि बनाती है जिसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस विधि को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि यह राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाया गया है तो ऐसा उल्लेख है कि तो ही विधि मान्य है या नहीं तो नहीं। यदि मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है एवं उस समय संसद का कोई विधि बनाती है जिसमें मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस विधि को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यह राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाया गया है और यदि ऐसा उल्लेख है तो ही विधि मान्य है, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अपने आगे मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन कौन सा अनुच्छेद है, किस बारे में बताता है, अपनी वो देख लेते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन ये क्या कहता है वो भी चर्चा कर लेते हैं। ये कहता है मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों की कटौती करती है। अनुच्छेद ये लिखा गया है, अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है, संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का
कटौती करती है। संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 368 में यह लेख है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसमें भाग कौन सा है? अनुच्छेद 368 का 20वां भाग है। इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन भी किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। अतः संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात मूल अधिकारों में भी ये संशोधन कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसमें क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 368 भाग नंबर 20 में बात है। ये अनुच्छेद 30 को इसमें है, भाग नंबर 20 में कि संसद संविधान के में संशोधन कर सकती है तथा इस अनुच्छेद के में संविधान संशोधन में किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है। अतः संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, अर्थात मूल अधिकारों में भी यह संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। किस में आता है? 368 के अंदर आता है। ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे भी चर्चा कर लेते हैं। आगे ये लिखा गया है, इन दोनों अनुच्छेदों, ठीक है, इन दोनों अनुच्छेदों में कौन सर्वोपरि है, यह बहस संविधान में लागू होते हैं शुरू होते ही इन दोनों अनुच्छेदों में कौन सर्वोपरि है, यह बहस संविधान के लागू होते ही शुरू हो गई थी। ठीक है, कौन कौन सा था, किन के बीच हुआ था, अब बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये हुआ था शंकरी प्रसाद व वर्सेस भारत संघ 1951 में हुआ था। ईस्वी 1951 में हुआ था। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं इसके अलावा आज का मूल दिखा रहा है, इसके तहत जो भी संविधान संशोधन है, मतलब इससे जो इफेक्ट जुड़ते इफेक्ट है, मैं वो सारे क्लियर कराऊंगा आपको। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951, इसमें यह लिखा गया है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर ही लागू होता है, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य विधि नहीं है। अतः संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करके उसमें कमी कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन में कमी करके उसमें कमी कर सकती है। ठीक है, इसमें यह लिखा गया, उच्चतम न्यायालय माना कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 313(2) केवल सामान्य व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य विधि नहीं है। यह संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उसको कमी कर सकती है। उसे क्या कर सकती है? कमी कर सकती है। चलिए आगे कौन सा आ गया, एक आगे कौन सा, सदस्य वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 की बात है। और वो किन के बीच हुआ था? शंकरी प्रसाद प्लस वर्सेस भारत संघ 1951। ये कौन किसके हैं? सदस्य हैं राजस्थान राज्य 1965। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था, वो भी चेक कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया और यह माना कि संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इसमें यह बोल दिया, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया और बोल दिया कि हाँ, मूल अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं। फिर एक और पंगा हो गया। अब कौन आ गया? गोकलनाथ पंजाब वर्सेस पंजाब राज्य 1967 आ गया। ठीक है, अब कौन सा आ गया? गोकलनाथ पंजाब राज्य 1967 की आ गया। अब इसमें क्या बोल दिया? इसमें ये बोल दिया उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया और न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए अधिनियम भी यह एक विधि है, अर्थात संविधान संशोधन करके भी संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। लेकिन न्यायालय के साथ ही यह माना कि इसे पूर्व मूल अधिकारों में संशोधन किए गए हैं, पूर्व मूल अधिकारों में संशोधन किए गए हैं, इस निर्णय के प्रभावित नहीं होंगे और वो यथावत रहेंगे, लेकिन भविष्य में संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। इस नियम में क्या था कि गोकलनाथ में वर्सेस पंजाब 1967 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया। ठीक है, नियम को पलट दिया। न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 313(2) अनुच्छेद 368
पर लागू होता है, लेकिन यानी क्योंकि 368 तहत पारित किया गया अधिनियम एक विधि है। क्या है कि विधि है, अर्थात संविधान में संशोधन करके भी संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। लेकिन न्यायालय के साथ ही यह माना कि इसमें पूर्व मूल अधिकारों में संशोधन किए गए हैं और वो इस न्यायालय से प्रभावित नहीं होंगे और वो यथावत रहेंगे, लेकिन भविष्य में संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये किसने कहा था? गोकुलनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में ये बात की गई थी। ये बात की गई थी, ठीक है, ये बात की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है 24वां संविधान संशोधन 1971 इसके तहत अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 368 एक जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 68 एक जोड़ा गया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संविधान की अनुच्छेद 13(68) पर लागू नहीं होगा। 13(2) अनुच्छेद 13(68) पर लागू नहीं होगा। ये बात किस में है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद हुआ था 25, ये संविधान संशोधन हुआ था 25वां। इसमें क्या बात है? 25वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करता है। यह एक्ट क्या लिखा गया है? ये एक्ट अनुच्छेद 1931 के मूल अधिकार को कम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया है? इसमें वापस से रिपीट कर लेते हैं अपने। 25वां संविधान संशोधन 1971 ये हुआ था, 25वां 1971 में हुआ था। इसमें ये लिखा गया है, इसके तहत अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और इसके यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करता है तो यह एक्ट अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 29, अनुच्छेद 31 के मूल अधिकार को कम करना है। तो इन आधार पर इस कानून या उस कानून को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्या है कि इस आधार पर इस कानून को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है आज काफ़ी बाद आगे एक आ गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 की बात है। ये 1973 की बात है। 24 अप्रैल 1973 का हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1973 का हुआ था। तब इसमें क्या निर्णय लिया गया था वो भी बात कर लेते हैं। इसमें ये लिखा गया था कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 उच्चतम न्यायालय ने 24वें तथा 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय में 24वें व 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने दोनों संविधान संशोधन को वैधानिक मान लिया, लेकिन और यह भी मान लिया कि संसद मूल अधिकारों की कटौती कर सकती है, लेकिन संसद संविधान की बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अर्थात संविधान की मूल विशेषताएं हैं उन्हें बदला जा सकता है, संविधान की मूल विशेषताएं उन्हें नहीं बदला जा सकता। इसमें यह लिखा गया कि उच्चतम न्यायालय दोनों संविधान संशोधन को वैधानिक मान लिया गया। यह मान लिया गया कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अर्थात संविधान की मूल विशेषताएं उनको नहीं बदला जा सकता। मतलब ढांचे में मूल ढांचा है जो पहले संविधान वैसा बनाया गया था वैसा वैसा रहेगा, उसमें ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये किस में हुआ था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में 24 अप्रैल 1971 को ये बात हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने। आगे इसमें क्या लिखा गया है वो भी बात कर लेते हैं। आगे है नहीं, ठीक है, आगे ये लिखा गया है उच्चतम न्यायालय ने यह मानना कि बुनियादी ढांचा कोई तथ्य नहीं है बल्कि है अवधारणा है।
उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बुनियादी ढांचा कोई तथ्य नहीं है बल्कि अवधारणा है। यह उच्चतम न्यायालय समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप इनकी व्याख्या करेगा। वह क्या करेगा? समय समय के अनुरूप वह क्या करेगा? समय समय के अनुरूप परिस्थितियों में इनकी व्याख्या करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने निम्न विशेषताओं को बुनियादी ढांचा माना है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने निम्न विशेषताओं को बुनियादी ढांचा माना है। किस किस को माना है वो भी बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये माना है राष्ट्र की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता। राष्ट्र की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता को मानना है। लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्र की एक प्रभुत्ता, एकता और अखंडता। लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, निरपेक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में। राष्ट्र की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता। लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, निरपेक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में। ये बात क्या है? समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने निम्न विशेषताओं को बुनियादी ढांचा माना है। किसका? संविधान का माना है, संविधान संशोधन का माना है। ठीक है, इसमें हो रहा है 3-4 लाइनें और हैं, 3 लाइनें और वो देख लेते हैं। वो ये है, यह परिसंघीय ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। वापिस आपको मैं पूरी रिपीट करवा देता हूँ, आप यहीं बने रहिएगा। परिसंघीय ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में। ठीक है, नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरपेक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक गणराज्य और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता। संसदीय परिसंघीय ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है? ये एक प्रकार का बुनियादी ढांचा है। किसका है? संविधान संशोधन का ढांचा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी क्लास और बची आपकी, मतलब 10 मिनट क्लास और बची हैं, अभी जाना कहीं नहीं है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के दूसरे भाग को संवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन से वंचित करता है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन संसद की बुनियादी ढांचा है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C एक दूसरे भाग को संवैधानिक घोषित कर किया, क्योंकि यह न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन से वंचित ढांचा है, और जबकि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है। ठीक है, ये आपके आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे करते हैं। 42वां संविधान संशोधन एक हुआ था 76 को हुआ था, 44वां 78 को हुआ था, और एक हुआ 76 को। 2 साल का अंतर इसमें है, 2 साल का अंतर उसमें है। अब इसमें क्या हुआ था 42वां संविधान में संशोधन में, इसमें और प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ, इसके तहत अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई संसद कोई भी कानून बनाती है, इस विधि से अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो इस आधार पर विधि के अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन में यह बात की गई। इसके तहत अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई संसद कोई विधि बनाती है या कानून बनाती है, तो इस विधि के से अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है। यदि 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो इस आधार पर विधि के वैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। विधि को वैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब एक बाद और आगे मिनर्वा मिल्स बाद 1980, ये बात कैसा हुआ था? अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या बात है, क्या कुछ इस बाद में हुआ था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिनर्वा मिल्स बाद 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बाद 1980। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में किए गए विस्तार को चुनौती दे दी। उच्चतम न्यायालय ने
अनुच्छेद 31C में किए गए विस्तार को चुनौती दे दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को अवैधानिक माना और अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप से स्थापित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने विस्तार को अवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप से स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है, दोनों के उद्देश्य समान हैं और दोनों के उद्देश्य समान हैं, दोनों के उद्देश्य समान हैं और दोनों के उद्देश्य समान हैं, ठीक है। और मानव कल्याण इसके लिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मानव कल्याण इसके लिए दोनों के पूरक हैं। इसमें यह माना गया, उच्चतम न्यायालय ने यह विस्तार का वैधानिक माना। अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती के रूप में स्थापित किया गया। इस समय अब न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है, दोनों के उद्देश्य समान हैं, दोनों के उद्देश्य समान हैं, मानव कल्याण इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब छोटी सी थोड़ा सा हो रहा है वो भी आज कर लेते हैं, आज के टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। आगे भाग करेंगे, अपने भाग नंबर 4 करेंगे। दोनों एक ही गाड़ी, इसमें वो बात पिछली थी, इसको समझाया गया है, ठीक है। कौन सी बात थी? वो बात थी आपकी मिनर्वा मिल्स बात 1980। जो बात थी उसका कंसेप्ट है वो सिंपल भाषा में यहाँ दिया गया है। जो दोनों एक ही गाड़ी में दो पहिए के समान हैं, दोनों क्या है? दोनों एक ही गाड़ी में दो पहिए के समान हैं, जिसमें हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद यदि दोनों कोई विरोधाभासा होता है नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, तो मूल अधिकारों में सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभासी होता है तो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है। ये थे आज के मूल अधिकार। इतनी बड़ी क्लास, करीबन 2 घंटे की आराम से क्लास करीबन होगी आपकी। तो ये थी आपकी इतनी बड़ी क्लास थी, 2 घंटे की आराम से करीबन क्लास होगी आपकी। और ये देखते हैं कि अब कैसी लगी क्लास। मूल अधिकार मैंने आपको भाग नंबर 3 पूरा कंप्लीट करवा दिया। मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेके 13 से लेके 35 तक, और थ्योरेटिकल डाटा बाद जितने भी संशोधन इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी डाटा क्लियर था मैंने आपको कंप्लीटली पूरा करवाया। फिर भी डाउट लगे कमेंट लिख के कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि सर ये नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आज की क्लास कैसी थी, ठीक है। आज की क्लास कैसी थी और नेक्स्ट आने वाली क्लास किसकी होगी? ये होगी भाग नंबर 4। अनुच्छेद होंगे अपने 36 से लेके 51 तक, 35 तक मैंने करवा दिए हैं पूरी थ्योरेटिकल डाटा के साथ। और अब कौन सी होगी? 36 से लेके 51 होगी। अगली क्लास कौन सी होगी? नीति निर्देशक तत्व की, ठीक है। अगली क्लास कौन सी होगी? नीति निर्देशक तत्व। क्लास नंबर अपनी होगी 7 नंबर क्लास होगी। आज की नंबर अपनी 6 नंबर क्लास थी, ये नंबर होगी 7 नंबर क्लास होगी। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर देना है और वीडियो शेयर जरूर करना है। कैसा लगा कमेंट में क्लास। जब भी आप देखो क्लास को तब आपको लास्ट तक देखते हो तो लास्ट तक देखना। पहले बात लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट में बताना कि क्लास कैसे थे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।